कवाली का अंदाज और गाँव बेबी बेबी। हाँ तो बड़ा ज़बरदस्त है ना। मैं चाहूँ तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ों के पुल बांध सकता हूँ। 8 आवर्स का स्लीप साइकिल बहुत ज़रूरी है। खाना 3 और 4 मील्स लें लेकिन प्रॉपर एंड हेल्दी हो। आईटी सेक्टर हर लिहाज से अपने आप को बहुत ज़बरदस्त पोजीशन कर चुका है पाकिस्तान में। मास लेवल की प्रोडक्शन होगी तो प्राइस रिड्यूस होगी। आपने पानी साफ पीना है, आपने ऑयल अच्छा यूज़ करना है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया बखैर आगले जी आया नू वर्षत के दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सोनिया सुंदर और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सोनिया, आप कवाली वाली सुनती हैं आप? ओह यस, मुझे तो बहुत पसंद है कवाली। वैसे सबसे ज़्यादा फेवरेट आपके? नुसरत नुसरत फतेह फतेह अली साहब। खान। किसके फेवरेट नहीं है वो? एक और हैं, बहुत अच्छे कव्वाल हैं। अच्छा हाँ। और बहुत सारे कवाल हैं पाकिस्तान में वैसे तो। नहीं, पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनल कव्वाल हैं वो। इंटरनेशनल? अच्छा, ऐसे कौन से? जस्टिन बीबर, मियाँ जस्टिन बीबर। ये देखें, किस्सा कुछ यूँ है कि लाहौर की एक निजी जामिया, उसमें कव्वाली नाइट का अहतमाम किया गया था। अब देखिए, सर्द शाम में अगर कव्वाली के रंग बिखरे तो रात का लुत्फ दुबाला हो जाता है सुनने वाले। लेकिन उस वक्त हैरत ज़दा रह गए जब कव्वाल जस्टिन बीबर के मशहूर गाने बेबी को कव्वाली स्टाइल में गाने लगे। देखा आपने? मियाँ जस्टिन बीबर जो है वो मुझे तो प्रॉपर फैसलाबाद वाले नहीं, बट इट्स सच अ ब्यूटीफुल वाइब ना, सच अ ब्यूटीफुल। अच्छा, बहुत से लोग इस पे कह रहे हैं कि यार ये क्या आपने कर दिया, बट व्हाई नॉट? फ्यूजन होता है, पूरी दुनिया में फ्यूजन होता है। फ्यूजन होता है, तो लेकिन ये जिस बड़ा मजेदार तरीके से, मतलब कवाली का अंदाज और गाँव बेबी बेबी। हाँ तो बड़ा जबरदस्त है ना। बहुत तो चलें, ये फ्यूजन और ये खूबसूरत फ्यूजन। अब चलते हैं बड़ी खबर की जानिब। हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात का ऊँट किसी करवट बैठना था कि पीपल्स पार्टी नाराज़ हो गई। पीपल्स पार्टी ने हुकूमती पॉलिसियों की खुलकर मुखालफत का फैसला कर लिया। पीटीआई भी मुज़ाकरात के अगले दौर से कबल बानी से मुलाकात के मुंतज़िर। मुफाहमत की फ़ज़ा फिर मज़ाहमत में बदलती दिखाई दे रही है। कौमी टीम की दूसरी टेस्ट में मज़ाहमत बेकार। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बदतरीन हार। 10 विकेट से शिकस्त के बाद शाहीनों को दौरा जनूबी अफ्रीका तमाम हुआ। पाकिस्तान की टेस्ट में मुसलसल नाकामी की वजूहत जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। पाकिस्तान इंटरनेट की बंदिश के बायस सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाला मुल्क बन गया। 2024 में $1.62 अरब गंवाने का इंकशाफ। क्या माशी तंगी का शिकार मुल्क इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त कर सकता है? हुक्मरानों को सोचना होगा। और पाकिस्तान की शान सोहेल अदनान ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश में पाकिस्तानी टेनिस स्टार की धूम। 18 साल बाद 13 कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। फख्र पाकिस्तान आज होंगे दुनिया बोल है में हमारे मेहमान। चलिए करते हैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़। पिछले हफ्ते तक जब हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात की मेज़ पर आए तो मुल्क में मफाहमत की फ़िज़ा परवान चढ़ती दिखाई दे रही थी, लेकिन अब अचानक इस मफाहमत में फिर से मज़ाहमत दिखाई दे रही है। हुकूमती वज़रा और पीटीआई रहनुमाओं के बयानात अपनी जगह, लेकिन इस सारी सिचुएशन में पीपल्स पार्टी की नाराज़गी अच्छा शगुन नहीं दिखाई दे रही है। ज़राए से जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जंग मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर गई है। और पीपी ने हुकूमती पॉलिसियों पर खुलकर तनकीद करने का फैसला करते हुए रहनुमाओं को अहम हिदायत जारी कर दी हैं। क़यादत ने रहनुमाओं को हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद की इजाज़त भी दे दी है और हिदायत भी कर दी है कि आइंदा हुकूमत की गलत पॉलिसियों पर तनकीद की जाए। अब इसकी वजह क्या है और क्या वाकई मफाहमत की फ़िज़ा मज़ाहमत में तब्दील होने जा रही है, इसी पर बात कर लेंगे। मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के रहनुमा फ़ारूक सत्तार हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक साहब, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम देख रहे थे पाकिस्तानी सियासत में उतार चढ़ाव का सिलसिला तो जारी सारी रहता है, लेकिन चंद बरसों बाद कुछ हमें डस्ट सेटल होती हुई दिखाई दी। मुज़ाकरात शुरू हुए और बहुत अच्छी उसमें से आउटकम्स निकली। आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है, मसाइल हल हो जाएंगे? मैं अच्छा खासा मुतमईन हूँ और मुझे फिर यकीन भी है और मैं चाहूँ तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ों के पुल बांध सकता हूँ। जो भी नुमाइंदे हैं मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के, दोनों तरफ से, अपोजिशन हुकूमत के, उन सब ने बड़ी
सियासी बुर्दबारी और पुख्तगी का मुजाहरा किया, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ इसलिए नहीं कर रहा कि अल्लाह ना करे नज़र ना लग जाए इस मुज़ाकराती अमल को, और इसमें कोई स्पैनर ना आ जाए और इसमें कोई रौला ना पै जाए, तो मैं इसलिए एहतियात बरतता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि जो कमिटमेंट नज़र आ रहा है मुझे एक एक पार्टी के जो नुमाइंदे वहाँ बैठा है और दोनों तरफ से जमातों से, कि संजीदगी से मुज़ाकरात आगे बढ़े, खुले जहन के साथ एक दूसरे की बात सुने और नेक नीति के साथ हो, और किसी रुकावट को बर्दाश्त ना किया जाए। मेरे ख्याल में अगर ये बुनियाद बन रही है जो पहली मीटिंग में थी, और फिर कहा गया तहरीरी तौर पे अपने मुतालबात लाए, दूसरी में भी उन्होंने ज़बानी बताएं लेकिन अगली बार वो तहरीरें लाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा चांस है कि इन मुज़ाकरात को हम हर हर हाल में कामयाबी से गामज़न करें, कामयाबी से हम किनार करें। तो मुझे उम्मीद है कि ये मुज़ाकरात होंगे और होने चाहिए, क्योंकि मैं ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि मैं कहूँ कि नहीं मुझे डर है, मुझे ख़दशा है। अब तक की सूरत हाल ऐसी नहीं, अल्लाह करे आगे भी ना हो, और यही बेटर सेंस और बेहतर समझ बूझ प्रिवेल करे जो मुझे अब तक नज़र आई, अल्लाह करे ऐसा हो। अच्छा, वैसे फारूक साहब, क्या आप समझते हैं कि मज़मूम प्रोपेगेंडा 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा है और इस वक्त बैरूनी लॉबी किसी भी सियासी पाकिस्तानी सियासत में जो इंटरफेयर कर रही है, क्या पाकिस्तानी सियासत में कहीं ना कहीं बैरूनी मुदाखलत जारी है? क्या आप इस तासुर को रद्द करेंगे? मैं तो साफ कहूँगा कि अब पाकिस्तान को लीड करना चाहिए USA को, कम से कम पाकिस्तान की सियासत के मामले में। और क्योंकि हमारे इलेक्शन पिछले साल हुआ, उनके 1 साल ताख़ीर से अब हुआ है, तो उनके पास नई हुकूमत के पास 1 साल के अंदर क्या कुछ हुआ है वो उनके पास मालूमात नहीं है। और अगर उन्हें कोई परेशानी है तो हुकूमत मौजूद है उन्हें मुँह देने के लिए, और ये उनका कोई किरदार नहीं है। पाकिस्तान के हुकूमत के जो भी कारोबार हैं और जो हुकूमत का नज़्म व नस्क है, उसमें कोई किरदार नहीं अमेरिका का या किसी भी ऐसी ताकत का जो बैनुल अक़वामी सतह पे कोई असर रखती हो, आलमी सियासत में जिसका कोई असर व रसूख हो। तो मेरे ख़्याल में हमें मुतमईन रहना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि इतने बड़े मुल्क का, इतनी बड़ी जमहूरियत का सदर इलेक्ट होगा, हल्फ उठाएगा और अगले दिन फ़ोन करेगा कि फ़लाँ को रिलीज़ कर दो, वो एक फ़ोन पिंडी करेगा, दूसरा इस्लामाबाद करेगा और कहेगा यार इनको रिलीज़ करो। मतलब ये कैसे लोग खुश फहमी का शिकार है। हमें रियलिटी के साथ रिकनसाइल करना चाहिए, हमें अपने खूंटे मजबूत करने चाहिए, अपनी बुनियाद और अपनी बेस मजबूत करनी चाहिए, और अपने इदारों पर पूरा भरोसा होना चाहिए, और हमें इंटर इंस्टीट्यूशन भी एक डायलॉग जारी करना चाहिए ताकि जो ये गलत फहमियाँ हैं हमारे दरमियान वो भी ख़त्म होनी चाहिए। और हमें सारी चीज़ों को ओन करके पाकिस्तान और हमारे आने वाले बच्चों को, नौजवानों को एक मौका देना चाहिए कि हम उलझ जाते हैं। हम असल में सियासी लोगों ने आज तक किसका कंट्रीब्यूशन किया, लेकिन बड़ी जमातों ने ख़ास तौर पर हाईजैक किया 25 करोड़ आवाम को किसी मसले पर उलझा देते हैं और उस पर बात नहीं करते। इल्ज़ाम जवाबी इल्ज़ाम, एलिगेशन काउंटर एलिगेशन। वो कहता है मैं 100% सही, तू 100% गलत। फिर वो कहता है नहीं मैं 100% सही, तू। कोई भी 100% सही नहीं है, कोई भी 100% गलत नहीं है, दोनों कहीं सही है कहीं गलत है। अब आके बैठे सर जोड़ के एक कौमी एजेंडा बनाए। 26वीं आईनी तरमीम की कमेटी ने एक मौका दिया, ये दूसरी कमेटी मज़ाकराती जो मौका दे रही, इसको यहीं तक महदूद ना करें, जो मौजूदा मसला है उसे भी हल करें और आइंदा के लिए भी एक कौमी एजेंडा वज़ा करके पाकिस्तान के अवाम को कोई अच्छी खबर दें, रिलीफ दें, गैस बिजली तेल की कीमतों को कुछ कम करें, लोगों को ज़िंदा रहने का हक़ दें, उन्हें सर उठाकर चलने का मौका दें, उन्हें इज़्ज़त के साथ सर छुपाने का और इज़्ज़त के साथ कुछ आमदनी, कुछ नौकरी, कुछ कारोबार करने का मौका दें, उन्हें तालीम के बेहतर मौक़े दें, उन्हें सेहत के अच्छे मौक़े दें और गैस और बिजली की लोड शेडिंग से उनकी जान छुड़ाएँ। ये काम करें। ये काम जब होगा जब कौमी एजेंडे पे सब एक होंगे और किसी उलझन में नहीं होंगे। आधा वक्त हमारा इस चीज़ में लग जाता है, ये जो उलझने हैं कि तो अल्लाह करे कि ये मुज़ाकरात एक आगे ऐसा रास्ता बनाए जिस पर पूरा पाकिस्तान चल के पूरी अक़वाम आलम से, हमारा मुकाबला आपस में नहीं है, हमारा मुकाबला दुनिया के उन ममालिक से जो हमसे पीछे थे 35 साल पहले। चीन हमसे पीछे था, थाईलैंड पीछे था, फ़िलिपींस पीछे था, इंडोनेशिया पीछे था। ये सारे ममालिक हमसे पीछे थे, अब ये तमाम ममालिक हमसे बहुत आगे चले। हमें कुछ सोचना चाहिए, कौमी एजेंडा वज़ा करना चाहिए और उस पर कारबंद होकर काम करना चाहिए। जमाती एजेंडे, गिरोही एजेंडे, इनफरादी एजेंडे बहुत हो गए, अब हमें कौमी एजेंडे पे काम करना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे
कि किस तरीके से पाकिस्तान को अब अपनी सियासी समत आगे लेके जानी चाहिए, क्योंकि बड़े अरसे बाद पिछले पूरे साल की एक सियासी मज़ामत के बाद हमने देखा कि एट द एंड ऑफ द ईयर मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ और फिर 2 जनवरी से फिर मामला मज़ीद अच्छे होना शुरू हुए। लेकिन वो कहते हैं ना, हुकूमत जो है, हुकूमत करना इतना आसान होता नहीं है। इट्स नॉट बेड ऑफ रोजेस। बेसिकली जो है वो थॉर्न ऑफ कांटों की सेज होती है। पेरेंटली तो जो हम जो दूर हमारी आवाम बैठी है उनको तो ये लग रहा है ना कि बस बैठ के बात ही नहीं, तो करना है। वो सब बिल्कुल सामने है कि अगर अपोजिशन को मनाते हैं तो फिर अपने जो दोस्त हैं वो रूठ जाते हैं। चलिए, रूठने मनाने का सिलसिला तो जारी रहता है। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल, ब्रेक का वक्त हो जाता है। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। अब सेगमेंट जो है वो है हीरो पाकिस्तानी का। तो हीरो पाकिस्तान में आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं हम पाकिस्तान की शान सुहेल अदनान से, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 18 साल के बाद ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश का टाइटल जीता है। सुहेल अदनान ने अंडर 13 कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। सुहेल अदनान ने फाइनल में मिस्र के मोइस तैमूर अल मगाजी को सेंचुरी खेस मुकाबले के बाद शिकस्त दी है। कौमी जूनियर स्क्वॉश खिलाड़ी ने 2 के मुकाबले में 3 सेट से कामयाबी हासिल की। सुहेल अदनान ने इससे कबल सेमीफाइनल में भी मिस्री खिलाड़ी को ही हरा दिया था। सुहेल अदनान कुछ रोज़ कबल स्क्वॉश जूनियर ओपन स्क्वॉश का टाइटल भी अपने नाम कर चुके हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर भैया हम उनसे सीधा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। सुहेल, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतने बड़े टाइटल से नवाजा और फीलिंग गुड है और सब कुछ सब ठीक है। अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। अच्छा सुहेल, आपका सबसे टफ मुकाबला किसके साथ रहा, क्योंकि आपने मिस्र के मोइस तैमूर अल मगाजी को हराया। इस मैच को कैसे देखते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैच टफ था। 50-50 चांस से दोनों की। टॉप सीट था और मैंने सेमीफाइनल में सेकंड सीट को मैं जीता 3-0 और टॉप सीट था। काफ़ी प्रेशर था पाकिस्तान का, इजिप्ट का बड़ा प्रेशर था और मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं आज 3-2 जीत गया। बड़े सपोर्ट की मेरे मैनेजर ने, फ्रेंड ने, कोच ने, बड़ी उन्होंने समझाया। सर मंसूर ने बड़ी सपोर्ट की, मेरे फ्रेंड वरुण, कोच कामा भाई ने बड़ी सपोर्ट की। जैसे सुहेल, आपने अंडर 13 कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपना नाम किया। यकीनन आपकी एजुकेशन भी साथ साथ चल रही है। टाइम कैसे आप मैनेज कर पाते हैं? प्रैक्टिस का टाइम कैसे मैनेज करते हैं? पढ़ाई, ये सब कुछ कैसे मैनेज होता है? ज़रा शेयर करें हमारे साथ। जी, मैं एजुकेशन 7 क्लास पढ़ता हूँ और जैसे वो काफ़ी टफ हो जाता है कि ट्रेनिंग करनी है, फिर पढ़ना भी है। सुबह के टाइम ये करता हूँ कि क्लास लेता हूँ, शाम को ट्रेनिंग, तो फिर वो ट्यूशन, फिर ट्रेनिंग, ऐसे मैनेज कर लेता हूँ। अच्छा, ये बताएं कि फ़ैमिली की सपोर्ट कैसी रही? खेल के साथ साथ पढ़ाई भी की है आपने, तो जैसे पढ़ाई मुतासिर तो नहीं हुई और वालिदैन की जो मुकम्मल आज़ादी दी है, ये मतलब टोटल आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई, बताइए हमें। नहीं, आज़ादी तो नहीं है। मैं पंजाब स्क्वॉश में रहता हूँ हॉस्टल में, उधर फुल मेरा केयर टेकर है। वहाँ पे सारा कुछ निज़ाम है। ट्रेनिंग सुबह के टाइम, शाम के टाइम कैंप, गेम में, नाश्ता, सब कुछ पंजाब स्क्वॉश की तरफ से। अच्छा, आप इससे पहले स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश भी अपने नाम कर चुके हैं। उस इवेंट के बारे में भी कुछ बताएं हमें, और मज़ीद जो है क्या क्या आगे प्लान्स हैं आपके? मैं पहले तो इसी साल के अंदर मैं 3 टाइटल जीत चुका हूँ। एशियन जूनियर वही बहुत बड़ा टाइटल है, स्कॉटिश जूनियर भी बहुत बड़ा टाइटल है और मेन टाइटल ब्रिटिश जूनियर जो बहुत बड़ा टाइटल है, ये मैं टाइटल जीता और मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, बहुत से लोग आपको इस वक्त पाकिस्तान में देख रहे हैं। पाकिस्तान में मौजूद यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? बस मैं ये कहना चाहूँगा सारों को कि सारे फोकस करें, चाहे स्पोर्ट है, चाहे एजुकेशन है, चाहे जो मर्जी। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है, पाकिस्तान से जितने बंदे इधर आते हैं इंग्लैंड में, वो काफ़ी बंदे एक दूसरे का, जैसे पाकिस्तान से मेहमान आते हैं जो इधर सेट होते हैं, काफ़ी ख्याल रखा। शीरी कदा वाले हो गए या अरशद साहब, ये इन्होंने हमारा बड़ा ख्याल रखा। जैसे हर जो कोई मसला बनता है वो सही सेट करते हैं। चलिए सुहेल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब ज़रा कुछ बात कर लेते हैं क्रिकेट की। और कल जो कुछ हुआ
वो पाकिस्तान के पिछले साल की पूरी परफॉर्मेंस का एक मुंह बोलता सबूत है, जहाँ पे हम बहुत सारे ऐसे मैचेस जो जीत सकते थे नहीं जीते, और बहुत सारे ऐसे मैचेस के जिनमें हमने शुरू में बहुत ही इतना ख़राब परफॉर्म कर दिया था कि जब वापस आने की हम उम्मीद छोड़ चुके थे, उसके बाद फाइट बैक हमने किया, लेकिन फिर फाइट बैक करने के बाद हम उससे पहले इतना ज़्यादा बुरा खेल लेते हैं कि वो फाइट बैक करने का फ़ायदा भी कोई नहीं होता है। टॉकिंग अबाउट सेकंड टेस्ट पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, और कल 194 हमने पहली इनिंग्स में बनाया, और उसके बाद शान मसूद अलॉन्ग विद खुर्रम उन्होंने इनिंग्स का आगाज़ किया। इनिंग्स का जब आगाज़ किया तो पहले तो खुर्रम आउट हुए, और उनके आउट होने के बाद फिर शान मसूद ने कामरान गुलाम के साथ पार्टनरशिप लगाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे कामरान गुलाम और जो मोहम्मद रिजवान, वो दोनों ऐसे मोमेंट पे आउट हुए कि जब पाकिस्तान कंसोलिडेट कर रहा था। कामरान गुलाम ने भी एक बहुत ही ख़राब किस्म की, अभी वो डिसमिसल आएगा, हम आपको दिखाएंगे भी किस तरह वो आउट हुए हैं, और ये कामरान गुलाम इस तरीके से बोल्ड हुए हैं। तो बात कर लेते हैं, सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो पूरा साल जिस तरह हुआ उसी तरह का हमारा ये साल भी शुरू हुआ है अवैस, चाहे जितनी भी अच्छी, चाहे जितनी भी ग्रिटी किस्म की हमने फाइट बैक की है, एट द एंड ऑफ द डे चले हम इनिंग से नहीं हारे लेकिन हार तो गए। देखें, अगर आप पूरे टेस्ट सीरीज़ की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान, खास करके जब आप पाकिस्तान टीम की बात करते हैं तो चले मैं कप्तानी से आपको शुरू करवाऊंगा। शान मसूद जो कि इनिंग्स उन्होंने खेली, उससे पहले की अगर आप बात करें एक्सपेक्टेशंस भी थी, कप्तान थे, बहुत सी बात हो रही थी कि शान मसूद अपना जो नेशनल उनका ऑर्डर है उस पर खेल नहीं रहे, उनको मिडल ऑर्डर में खिलाया जा रहा है। जो उनका नेशनल ऑर्डर है शायद वहाँ ज़्यादा रिलैक्स होते, क्योंकि यूबीएल डोमेस्टिक की बात करूँ, चाहे बात करूँ काउंटी सीजन की, तो पूरा अर्सा उन्होंने ज़िंदगी में खेला ही एज एन ओपनर है, उनको वहाँ पर तरजीह भी दी गई। लेकिन आपके सामने जो कप्तानी की सूरत हाल थी कि फील्ड की बात कर लूँ, चाहे बैटिंग की बात करूँ, आपको बिल्कुल भी वो मैच के अंदर नज़र नहीं आते। चाहे फील्ड की बात करें, स्पेशली जिस वक्त उनको मार पड़ रही थी, बॉलर्स की बात करें, या पाकिस्तान टीम को कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, वो बिल्कुल आप ब्लैंक नज़र आते हैं, आपको फील्ड के अंदर नज़र आते हैं कि बिल्कुल ही मैच से शायद अवे हैं, कुछ ज़्यादा उनके जेहन में चल रही हैं बातें। कल बहुत अरसे के बाद अगर आप टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो बहुत अरसे के बाद आपने देखा कि किसी टीम ने फॉल ऑन भी लिया, और यहाँ पर पाकिस्तान टीम ने फॉल ऑन के साथ अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखाई। चले अच्छी बात है, शान मसूद वापस फॉर्म के अंदर आपको नजर आया। थोड़ा सा बैट की अगर आप बात करें तो डिस्टेंस बहुत कम था, थोड़ा शॉट सिलेक्शन भी उनकी अच्छी थी, लेकिन पाकिस्तान का ये मसला रहा है, ये मैं बार बार इस चीज़ पे जोर देता हुआ आया था कि तीसरी चौथी इनिंग्स जब भी पाकिस्तान खेलने जाता है उसका मसला रहता है। पाकिस्तान टीम इतना ज़्यादा नहीं अपने आप को ज़्यादा मुस्तैक रख सकती। हमारा टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो इशू रहा है पाकिस्तान का, वो बहुत ज़्यादा है। आपको अब पता है, आपको खबरें भी आ रही हैं कि जी टेस्ट क्रिकेट की डिफरेंट साइड होनी चाहिए। और मेरा एक सवाल है मेरा यहाँ पर, आपने कहा हमेशा से मसला रहा है, हमेशा से प्रॉब्लम आ रहा है, पता भी है, टीम को भी है, बाकी लोगों को भी पता ही होगा। अगर हमेशा से इतना प्रॉब्लम आ रहा है तो इस प्रॉब्लम के ऊपर काम क्यों नहीं किया कभी? मुसलसल हम हार रहे हैं, आगे जा रहे हैं, हार रहे हैं, काम नहीं हो रहा उसके ऊपर, क्यों? देखिए सोनिया, अब काम कहाँ से होगा? आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान ने इस साल, अगर मैं कैलेंडर ईयर की बात करूँ, पाकिस्तान ने कितने टेस्ट मैचेस खेले हैं? 4 से 5 टेस्ट मैचेस खेले हैं। जब सबसे बड़ा जो इशू है ना, अगर आप थोड़ा अर्से पहले आप चले जाएं, मुझे बताएं पाकिस्तान ने आई गेस 1992 में था या 93 में था, मुझे याद भी नहीं है शायद, पाकिस्तान ने आखिरी जो सीरीज इंग्लैंड के साथ खेली थी, मैं तब की बात करूं, तब जाके 5 टेस्ट मैचेस खेले थे। उसके बाद मुझे बताएं कौन सी ऐसी सीरीज आपकी है जहां पर 5 टेस्ट मैच सीरीज आप खेले हों, जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया खेलता है, साउथ अफ्रीका खेलता है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया खेलता है, आपने वो चीज़ खत्म कर दी हुई है। फिर मसला क्या होता है कि जब आप टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं, जो आपका डोमेस्टिक का जो लॉट है वो इसलिए टेस्ट क्रिकेट की तरफ आता नहीं है क्योंकि उसको पता है कि देखें ना, आपने अपना घर भी चलाना है, अपने फाइनेंसेस को भी देखना है, सारे मामलात हैं। उसको भी पता है टेस्ट क्रिकेट जाके साल के अंदर 5-6 मैचेस मुझे मिलेंगे, एज कम्पेयर टू T20 की बात करूं, फ्रीक्वेंटली वो चलता है तो चलो यार T20 शॉर्टर फॉर्मेट है, उसमें ज्यादा ब्रांडिंग है। तो फिर ये FTPs पे बात हो जाएगी ना, चलें, दिस इज अ होल डिफरेंट टॉपिक, और इस पे हम आगे ज़रूर बात करना चाहेंगे कि FTPs पे किसकी ज़्यादा से होती है, ICC की या फिर बोर्ड भी खुद भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा फोकस जो है ना इस वक्त वो जो डिसमिसल्स हैं, एक तो शान मसूद ने जो है एक अनोखी बात कर दी है। ऑल्दो शान मसूद एक बहुत ज़बरदस्त उन्होंने इनिंग्स खेली, और आई वुड हैव लव्ड अगर वो 150 या उससे पार कर जाते तो ये इनका बड़ा ज़बरदस्त स्कोर होता। क्रेडिट देना चाहिए कि हम यहाँ तक भी खींच के लाए मैच। लेकिन शान मसूद ने अपने डिसमिसल में ये बात की है कि आई एम एब्सोल्युटली बैफल्ड बाय द हॉक आई, with the naked eye you can see it felt like it was outside the line
वो जो LBW हुए हैं, अंपायर ने उसको नॉट आउट भी करार दिया था। शान मसूद उसको खेलते हुए, अगर हम उसको फुल स्क्रीन पे दिखा सकें कि शान मसूद का ये जो बयान है, इफ़ यू कैन शो इट ऑन द फुल स्क्रीन के मसूद ने क्या बात की है, देयर यू गो। और शान मसूद इस पर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि भाई मुझे तो नेकेड आई से लग रहा था कि ये बॉल बाहर जा रहा है, लेकिन वो बॉल बाहर नहीं जा रहा था और वो आउट करार दे दिए गए। तो ओवैस, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज हमारे साइड पे जाए तो ठीक है, हमारी साइड पे नहीं जाए तो ठीक नहीं है। एक आधे डिसीजन ऐसे ज़रूर हुए हैं। फॉर एग्जांपल जब केशव महाराज ने उनको बॉल किया था सलमान अली आगा को, तो वो बिल्कुल लग रहे थे कि वो LB हैं, लेकिन वो बॉल ऊपर चला गया था। इससे पहले इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में भी हमने देखा कि बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ, खासतौर पर यशस्वी जायसवाल का वो जो कॉट बिहाइंड था बड़े क्रंच मोमेंट पे, उस पर तो मतलब कि सब के सब आ गए थे जी डिस्कशन करने के लिए। सो टेक्नोलॉजी इज़ अंडर द रडार अगेन। देखिए, आपको याद हो कि सबसे ज़्यादा हॉकी वाले मामले पे इंडिया हमेशा इस पे शोर मचाता हुआ है। चाहे वो पीछे आपको याद हो टेंडुलकर की बात कर लें, आगे धोनी के आउट्स की बात करें, तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर हमेशा आपको शोर नज़र आता है। टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं फॉल्ट भी ऑब्वियसली होता है। और जिस तरीके से कल आउट हुए, मुझे खुद भी लगा कि वो LBW नहीं था। हॉकी के अंदर मुझे नहीं पता कि वो किस किस्म से उसको आउट दिया गया, क्योंकि शान मसूद, अगर आपके ड्रेसिंग रूम की अगर आप एनवायरनमेंट की बात करें, जब वो ड्रेसिंग रूम में जा रहे थे तो नज़र आ रहा था जितने फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि इनिंग्स बड़ी अच्छी खेली है कल पाकिस्तान ने। वो कहते हैं ना, कुछ ठीक है तलख यादें तो होती, लेकिन कल एक रिकॉर्ड भी अच्छा बना कि फॉल ऑन में पहली दफ़ा किसी ओपनिंग जो डिपार्टमेंट है उसने 250 की जो सी है वो पार्टनरशिप कल कायम की गई थी बाबर और मैं इसकी बात करूँ शान मसूद की। तो एक अच्छी चले कुछ यादें भी थी यहाँ पर, लेकिन ओवरऑल अगर सिनेरियो की बात करें इस टेस्ट मैच की, पाकिस्तान को इसके बारे में अब सोचना पड़ेगा। देखें, एक अच्छी बात है कि खबर भी आ रही थी ICC हेडक्वार्टर से कि 2 टियर बनाए जा रहे हैं टेस्ट के अपना, जिसमें टॉप टियर में पाकिस्तान भी मौजूद होगा, दूसरी टियर के अंदर अफगानिस्तान जिम्बाब्वे होगा। ज़्यादा टेस्ट मैचेस को जो सा वो रुझान मिलेगा यहाँ पर। मैंने कहा ना कि आपको बहुत अरसा हो गया 5 टेस्ट मैच सीरीज खेले हुए, आपको उस तरफ डाइवर्ट करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि लंबे फॉर्मेट के प्लेयर आपके पास आए। फिर सबसे बड़ा जो इशू मैंने कहा ना कि आपकी कप्तानी के अंदर याद रखें, जब आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं होती तो आप हमेशा फील्ड के अंदर भी स्ट्रगल करते, और वो नजर आता था आपकी टेस्ट मैच सीरीज के अंदर। शान मसूद की फील्ड की बात करें, ऑफ फील्ड की बात करें या इन फील्ड की बात करें, वो आपको बिल्कुल ब्लैंक नजर आते हैं। मैंने कहा ना कि कन्वर्सेशन आपकी नजर नहीं आती बॉलर्स के साथ बात करते हुए, क्योंकि आपकी खुद की परफॉर्मेंस नहीं होती। लेकिन अच्छी बात है कि आखिरी इनिंग्स के अंदर आपने परफॉर्म किया, लेकिन टेस्ट क्रिकेट मजाक नहीं है, इट्स अ टफ गेम। आपका मिडिल ऑर्डर जो है वो इतना सस्टेन नहीं कर पाता, प्रेशर आपको नजर भी आता है। कामरान गुलाम की बात कर लें, चाहे आप आगा सलमान की बात करें, कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम को शायद जो बॉलिंग यूनिट है, मैं कहता हूँ कि टेरवे क्विक नाम का एक अल्फाज यूज होता है हमेशा टेस्ट क्रिकेट के अंदर, उसका जो इम्पैक्ट है वो खत्म होता जा रहा है आपकी टेस्ट क्रिकेट के अंदर। नसीम शाह आपके टेरवे क्विक तो थे, लेकिन वो अगर मैं T20 की बात करूं, क्योंकि जब वो फिट होते हैं तो 140 क्लिक को नजर आपको करते आते हुए। टेस्ट क्रिकेट डिफरेंट बॉल पर आप नसीम शाह को अभी भी देखें, टेस्ट मैच के अंदर 132-133 पे गेंद कराते हुए हैं। आपने जब आखिरी जीता था 2007। एब्सोल्युटली ओवैस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और अब पाकिस्तान विल बी फ्लाइंग बैक टू पाकिस्तान, जहाँ पे एक ह्यूज अमाउंट ऑफ क्रिकेट इज वेटिंग फॉर पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज एंड न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका सीरीज एंड चैंपियंस ट्रॉफी। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, वी कैन रिकवर फ्रॉम दैट। चलो ब्रेक में चले, मैं कब पकड़ा हुआ था सोच रही हूँ, बॉल डाल देती हूँ। ब्रेक में चल, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक जनाब, उम्मीद करते हैं आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। पिछली 2 दहाइयों के दौरान कराची में खेलों की सरगर्मियां कुछ मान सी पड़ गई थी, लेकिन अब ये बहाल होती दिखाई दे रही हैं। शहर कायद में मुनक़िद होने वाली दूसरी कराची मैराथन इस बात का वाज़ेह सबूत है, जिसमें तकरीबन 230 एथलीट्स ने शिरकत की थी, जबकि हाफ मैराथन में 600 से ज़ायद ट्रेनर्स जो हैं वो शरीक हुए थे। इनमें कराची में मुकीम गैर मुल्की शहरी भी शामिल थे। इस वक्त इस मैराथन में ख़वातीन रेस में भी जो है वो पार्टिसिपेट कर रही थी, और उस रेस में पार्टिसिपेट करने वाली एक खातून हमारे साथ हैं जिन्होंने सेकंड पोजीशन जो है वो ली थी। उनका नाम है सैयदा इमाम, और वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम जनाब। मुझे बड़ी खुशी हुई है जान के, एक तो मैराथन बड़ी कम होती हैं। आपकी 3rd पोजीशन थी, सॉरी, राइट? सो मुझे इस बात की खुशी हुई कि मैराथन में एक तो खवातीन बहुत कम जाती हैं, बहुत ही कम, बिल्कुल खवातीन वो भी आई और पोजीशन भी ली। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि कराची में मैराथन से स्टार्ट हुई हैं, फीमेल्स आ रही हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं, एंड फीमेल्स आर सो टैलेंटेड एंड स्ट्रॉन्ग। उनको इस टाइप के इवेंट्स होने चाहिए कि वो आ सके, पार्टिसिपेट कर सके।
अच्छा, मुझे इसके बारे में बताएं कि ये प्लान हुआ प्रॉपर, उसके बाद Yes. किया, और क्या वक्तन फ़वक्तन ये होता रहता है? बिल्कुल होता arrangement? रहता है। एंड अब और भी है कि इवन सक्खर से लाड़काना भी है, लॉन्ग मैराथन्स। बिल्कुल ऐसे ही है, हर ईयर हो रहा है मैराथन। ये शोएब एंड कराची मैराथन स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान ये लोग करवा रहे हैं, हर ईयर करवा रहे हैं माशाल्लाह से। अच्छा, ये जो होने वाला था ये सीव्यू पे हुआ था, राइट? यस, ये सीव्यू पे। अच्छा, तो ये वाला भी जो है वो संडे टू संडे होता है या नहीं, मंथली regularly होता है होता। या ओकेजनली होता है? यहाँ पर पर ईयर और 6 मंथ पे 6 मंथ्स पे होता रहता है। भाई बिल्कुल। कराची वालों, ये एक्टिविटी जो है बड़ी ज़बरदस्त है और बता भी दिया गया है, तो पार्टिसिपेट करें फैमिलीज के साथ। वो बता बिल्कुल रही विद हैं। फैमिलीज। यू अच्छा, इसमें बच्चे भी थे? बिल्कुल, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, इवन ऐसे बुजुर्ग भी हैं जो स्टिक लेके चल रहे हैं। रियली? दिस इज सो अमेजिंग एंड इंस्पायर किया कि लोगों के अंदर इतना पोटेंशियल है, उनको इस टाइप के इवेंट्स नहीं मिलते एंड अब कराची में हो रहे हैं। दैट्स सो इंस्पायरिंग। एक बुजुर्ग थी, वो स्टिक लेके आई नहीं थी। आई मीन यार, भले उन्होंने कुछ टाइम पे नहीं पहुंची, जीती नहीं, लेकिन वो आई। पोटेंशियल है फीमेल्स में, बहुत है। साथ में देखें ये एक एक्टिविटी है। बिल्कुल। और इसमें जब आप बाहर निकलते हैं, चलते हैं, लोगों से इंटरेक्शन होता है। खाली ये नहीं कि आप मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपका इंटरेक्शन होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें लर्न करने को मिलती हैं। और फ़ायदे भी गिनवाइए कि जब आप एज अ ट्रेनर आप किसी को कहते हैं जी वॉक करें, रेस में जाएँ, मैराथन में पार्टिसिपेट करें, इन चीज़ों की एक हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या अहमियत है? बहुत अहमियत है। आप बहुत ही डिसिप्लिन हो जाते हो टुवर्ड्स योर लाइफ। आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल पे आ जाते हो। आपकी ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स, ईच एंड एवरीथिंग सब अलाइन हो जाती हैं। तो मैराथन या रनिंग या फिटनेस, इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू आर फिजिकली फिट, यू आर इमोशनली एंड मेंटली फिट एज वेल। एग्जैक्टली, यही चीज़ पे मैं खुद भी बहुत ज़्यादा जोर देती हूँ कि भाई आप लोग यूजुअली ना हम उसको फिजिकली उससे जोड़ दें कि भाई आप जिम जा रहे हैं या आप स्प्रिंट लगाते हैं तो भाई आप फिजिकली बहुत फिट हो जाएंगे। फिजिकली तो आई गेस 20% उसमें फिटनेस नज़र आती है, जितना 80 to 90% वो आपको मेंटली फिट करता है। अगर सॉफ्टवेयर आपका अच्छा है, अपडेटेड है, तो ऑब्वियसली उसके बाद बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करती है। ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अगर आप अच्छा खा रहे हैं, आप वर्कआउट कर रहे हैं, प्रॉपर आपकी हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, सोच आपकी पॉजिटिव है, सो मेरे ख्याल से वही सारी चीज़ें आपको जिस्मानी तौर पे भी फिट बनाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही तो है। अच्छा, ये भी मुझे बताएं कि अभी इस वक्त आपको बड़ी सारी ख़वातीन देख रही हैं जो घर बैठी हैं, तो वो कहती हैं कि जी अब हम तो नहीं कोई मैराथन में पार्टिसिपेट करने वाले, हम कौन सी रेसों में पार्टिसिपेट करेंगे, या फिर हम टाइम नहीं मिलता जिम जाने का। तो ऐसी ख़वातीन किस तरह से अपनी रूटीन को प्लान करें कि वो जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, यानी वर्कआउट रूटीन है या रनिंग है या वॉक है, वो कैसे एडजस्ट करें और कितना हेल्दी है ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए? फीमेल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। वो हर वक्त सबके लिए करती हैं लेकिन अपने लिए नहीं करती, जो हाउस वाइफ्स हैं स्पेशली। तो अपने खाने पे बेसिकली कंट्रोल करें, पोर्शन कंट्रोल कर लें, प्रोटीन इंटेक बढ़ा दें, कार्ब्स ख़त्म नहीं करें। जो मोस्टली होता है कि लोग कार्ब्स को बिल्कुल श्रेड कर देते हैं एंड उससे वेट लॉस तो बिल्कुल होता है, लेकिन आप वेट पुट ऑन भी करते हैं। जैसे आप अगेन कार्ब्स लेना शुरू करते हैं, तो आप सब कुछ खाएं, प्रोटीन इंटेक बढ़ा दें। पर केजी 1 ग्राम प्रोटीन होता है, वो अपने वेट के हिसाब से कैलकुलेट करके कर लें। अच्छा, कुछ ऐसा भी है, कुछ लोगों को प्रोटीन इंटेक लाइक जैसे मीट होता है, चिकन होता है, कुछ लोग बिल्कुल नहीं खाना पसंद करते, तो प्रोटीन का दूसरा इंटेक क्या है? प्रोटीन का दूसरा सोर्स क्या है? दालें, बीन्स, रेड बीन्स, दालें हैं, टोफू चीज़ है, ग्रीक योगर्ट है, रेड बीन्स। यस, रेड बीन्स। बहुत से ऐसे होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, तो उनके लिए बेस्ट सोर्स है। जो लाल लोबिया होता है, उर्दू में उसे कहते हैं लाल लोबिया होती है, सफ़ेद लोबिया होती है, सारी दालें हैं। अच्छा, तो ये सब बहुत अच्छा प्रोटीन इंटेक है ना? और साथ में सब्जी और फ्रूट्स और बाकी की चीज़ें भी आप ऐड ऑन करें, क्योंकि बहुत सारे लोग खा नहीं पाते हैं ना गोश्त। मैं भी कभी कभी ऐसे ही हो जाता है मैं भी रेड बीन्स की तरफ या फ्रूट्स और इस तरह से या एग्स, इवन अंडे आप जो है वो ले सकते हैं। तो ये तो खाने पीने की बात थी। मुझे थोड़ा सा ही बताएं कि एज अ ट्रेनर अगर आपको कहा जाए कि जी आप ख़वातीन को स्पेशली ज़रा मोटिवेट करें, आपने मैराथन में पार्टिसिपेट किया, आप 3rd पोजीशन भी लिए, तो ज़रा ख़वातीन को मुखातिब होकर बताएं कि भाई सिर्फ घरदारी ही नहीं होता, और भी बहुत सारे काम होते हैं जो आप कर सकती हैं, ख़ुद को मनवा सकती हैं। बिल्कुल, ये तो स्पेशल मैसेज फॉर ऑल वुमेन्स जो देख रही हैं हमें, कि जस्ट घरदारी नहीं होती, अपने आप को ज़िंदा रखें जो आप हैं।
एंड आपकी भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, विशेज़ होंगी, ख्वाहिशात होंगी, उसको ज़िंदा रखें अ पार्ट ऑफ योर घरदारी। एंड उसके अंदर स्पोर्ट्स भी है, आपके जो जो ख्वाहिशात हैं, स्पोर्ट्स हो गया, समवन लाइक मेकअप हो गया, सबकी अपनी अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस है, लेकिन उसको अलाइव रखें, कभी नहीं मारें एट एनी कॉस्ट, चाहे बच्चे हो, हस्बैंड हो, कुछ भी हो, जो आप हैं, जो आपकी विश है, उसको ज़िंदा रखें। बहुत अच्छी बात आपने कही। वैसे बताइए, जो ख़वातीन को यूजुअली कितना टाइम वर्कआउट के लिए रिक्वायर्ड है या वॉक के लिए, या ये वेरी करता है कि जो एज ग्रुप है या आपका जो प्रोफेशन है, आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उस पर वेरी करता है? नहीं, ये एज के ऊपर वेरी नहीं करता, एज जस्ट अ नंबर। ऐसे भी मेंबर्स हैं जो कि 56-60 प्लस है, बट दे आर डूइंग वर्कआउट अमेजिंगली, इवन 2 hours। इट डिपेंड ऑन योर पैशन, व्हाट यू फील हैप्पी, आप उसको कर सकते हो, एज डजंट मैटर। अच्छा, तो कितना टाइम करना चाहिए? जैसे वैसे कि मैक्सिमम 1 hour, 1 hour मैक्सिमम देना चाहिए। इनफ, मैक्सिमम 1 hour देना चाहिए। 1 hour इज मतलब इनफ। वो जो 1.5-2 घंटे जिम होता है वो नहीं, वो तो वो आपका पैशन है कि आपको अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, आप कर रहे हो, वो आपकी अपनी विश है, लेकिन 1 hour इज़ इनफ। अच्छा, वैसे सैयदा एक चीज़ जिसके बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी कि यूजुअली जब आप डिप्रेस होते हैं ना, क्योंकि आप देखें माशरे में, घर में बहुत सारी चीज़ें आपके वर्क प्लेस पर सराउंडिंग में चल रही होती है, सब लोग डिप्रेस हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, एक नॉर्मल बात है, इसमें कुछ अनोखी बात नहीं है। लोग ना बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से हट जाते हैं। मैं चाहूँगी आप इस चीज़ पर ज़रूर रोशनी डालें कि वर्कआउट जो है ना, वो आपको स्ट्रेस से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से निकालने में बहुत हेल्प करता है। जब आप बोलेंगी तो ज़्यादा सुनेंगे लोग। द थिंग इज़, वर्कआउट इसलिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि व्हेन यू डू वर्कआउट, आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, ऑक्सीटोसिन, जो आपके मूड को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं, जो एंजाइटी, डिप्रेशन, अ लॉट ऑफ थिंग्स आ रही होती है, उसको कंट्रोल करते हैं, बैलेंस आउट करते हैं, यू फील हैप्पी ऑल द डे। एंड पर्सनली आई प्रेफर मॉर्निंग वर्कआउट, क्योंकि अगर आप मॉर्निंग में कर लेते हैं वर्कआउट, मॉर्निंग में ऑक्सीटोसिन अगर रिलीज़ हो गया, फुल डे आपका इतना अच्छा अमेजिंग जाता है, हैप्पी एंड फ्रेश। तो दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट, नॉट जस्ट फिज़िकली, वही बात आ गई कि आपको मेंटली, इमोशनली बैलेंस रखता है, स्टेबल रखता है। मैं खुद यही बात कहती होती हूँ अक्सर कि अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हैं ना, तो बजाय इधर उधर रोने धोने के या किसी को गो टू जिम, वो करने के, गो टू जिम, वर्कआउट करें अच्छा वाला। नहीं जा सकते जिम तो आप वॉक पे चले जाएं अकेले, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, स्पोर्ट्स में चले जाएं, किसी भी स्पोर्ट्स में चले जाएं जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज। अच्छा, एक चीज़ और, नींद, खाना बहुत ज़रूरी है। नींद, खाना और सोना, ये 3 चीज़ें हैं जिनका एक ट्रायंगल बन जाता है, और ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल होता है, राइट? तो इसमें कितनी नींद, कितना खाना, पोर्शंस में खाना है, क्या करना है, कितना वर्कआउट, ये साइकिल थोड़ा सा आप एक्सप्लेन और कर दीजिए। नींद, 8 hours का स्लीप साइकिल बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर, ये नहीं कि बीच में आप उठ रहे हैं, सो रहे हैं, प्रॉपर 8 hours की नींद ज़रूरी है। खाना 3 or 4 मील्स लें, लेकिन प्रॉपर हो एंड हेल्दी हो, ये नहीं कि आप जंक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, नहीं, प्रॉपर एंड हेल्दी। जैसे फ्राइड चिकन खा रहे हैं, खा तो लिया 4 meal, बट नॉट फ्राइड चिकन एंड फिंगर बर्गर, शुड बी हेल्दी एंड क्लीन। एंड अ वर्कआउट फॉर 40 minutes or 1 hour इट्स गुड इनफ फॉर नॉर्मल बिजी स्केड्यूल जिनका है, उसके लिए 1 hour इज़ इनफ। अच्छा, वैसे फ़िटनेस गोल्स ख़वातीन नहीं बनाती हैं अपने, तो अगर फ़िटनेस गोल्स की बात की जाए तो ये जो आपने अभी बताया है, ये उस फिटनेस गोल में उतरता है? ये मतलब हर बंदा इसको अप्लाई कर सकता है ना? बिल्कुल, हर बंदा कर सकता है। इट्स अबाउट आप अपने साथ कितने लॉयल है। अगर आप अपने साथ लॉयल है, ये आप इजीली अप्लाई कर लेंगे इन बिजी स्केड्यूल। यही तो बात है। मैंने अब तक हार्डली किसी से सुना है कि वो अपने बारे में लेके, अपने आप को लेके कि मैं नहीं मुझे ये नहीं खाना, या मुझे इतना सोना ही सोना है, सेल्फ लव या मी टाइम, मैंने हार्डली लोगों को देखा है करते हुए। और हर कोई ये कहता है, अगर आप मेरी बात से एग्री करेंगी, मुझे पतला होना है, मुझे ये होना है, कोई ये नहीं कहता मुझे फिट होना है, है ना? या मुझे हेल्दी होना है, मुझे फिट होना है, मुझे पॉजिटिव रहना है। मैं ये जुमले नहीं सुन पाती हूँ। आपके जो जिम में लोग आते हैं या आप ट्रेन करती हैं, आप सुनती हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। एंड हम लोग यही गाइड करते हैं कि बी पॉजिटिव, be fit, emotionally and mentally fit, not just physically. We guide all the members.
कितनी खूबसूरत बात की। थैंक यू सो वेरी मच सईदा, बहुत ही अच्छा लगा आपका आना, इतनी अच्छी बातचीत। सो व्यूअर्स, ये थी हमारे पास मैराथन में जीती थी, थर्ड आई थी। जब ये जीत सकती हैं तो जो बैठी हुई वहाँ मेरी सहेलियाँ, मेरी दोस्तें जो हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं, जीत सकती हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए। और यहाँ पर हुआ जाता है वक्त एक ब्रेक का। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। पाकिस्तान इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप्स की बंदिश के नतीजे में होने वाले मालियाती नुकसानात के लिहाज से दुनिया में सरे फहरिस्त आ गया है। सरे फहरिस्त, हम पहला मुल्क बन, वो टॉप कंट्री हैं कि जहाँ पे इंटरनेट की वजह से सबसे ज़्यादा कमर्शियल लॉस हुआ है। अब एक वेबसाइट है, उसके मुताबिक पाकिस्तान 1 अरब 62 करोड़ डॉलर्स के मजमूई मालियाती असरात के साथ चार्ट में सरे फहरिस्त है। ये रिपोर्ट है और ये वो हम आपको चार्ट दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान सबसे टॉप पे है और म्यांमार और सूडान से भी हम ऊपर हैं मालियाती लॉस में। और जैसे कि हमने आपको बताया कि 1.62 बिलियन डॉलर्स का लॉस। अब इसमें क्या क्या मुहर्रिकात हैं, क्या क्या मामलात हैं, बात कर लेंगे। हमारे साथ इस पे मौजूद होंगे गेस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं राहील इकबाल, वाइस चेयरमैन पाशा। राहील, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। मैं पाशा के ही कुछ लोगों का ये भी सुन रहा था और उसमें एक स्टेटमेंट ये भी है कि पाकिस्तान पर आर $1 मिलियन से ज़्यादा का लॉस इनकर करता है इंटरनेट के शटडाउन की वजह से। दिस इज़ ह्यूज। और इस पर शर्मिंदगी की बात यह भी है कि म्यांमार और सूडान को भी हमने इस मामले में पीछे छोड़े। दिस इज़ वेरी वरीसम। राहील जी बिल्कुल सर, देखिए बात यह है कि आईटी सेक्टर जो है ना पाकिस्तान में इस वक्त ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ पे जा रहे हैं। आईटी सेक्टर $3.5 बिलियन पे है और ये 40% ग्रोथ से ग्रो कर रहा है इस वक्त। और हमारी जो ओवरऑल एपेटाइट है इंटरनेट की और इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो भी बढ़ रही है। उसके अलावा अगर हम आप देखें अगर इसी ग्रोथ रेट पे रहते हैं तो आईटी सेक्टर पाकिस्तान में अगले 4 से 5 सालों में 10 से 15 बिलियन डॉलर पे होगा और ये बहुत बड़ा बेंचमार्क है। और जो हमारी कैपेसिटी है ओवरऑल सेक्टर की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की, और जितने हम ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितनी इंडस्ट्री है, जितनी कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान दे कंसिडर कर रहे हैं कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट आउटसोर्सिंग मार्केट है। तो आईटी सेक्टर हर लिहाज से अपने आप को बहुत ज़बरदस्त पोजीशन कर चुका है पाकिस्तान में। और इसमें सर जब लॉसेस की बात की जाती है तो आप देखें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि रेपुटेशन लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। होता ये है कि जब भी कोई बाहर का मुल्क आपको काम दे रहा होता है, बाहर आपके क्लाइंट्स होते हैं, बड़ी इंटरनेशनल मल्टीनेशनल्स पाकिस्तान को फोकस कर रही हैं कि वहाँ उनके डाटा सेंटर्स खुलें, वहाँ आके ऑपरेट करें, अपने ऑपरेशंस पाकिस्तान में सेट करें। तो रेपुटेशन इस तरह के लॉसेज रेपुटेशन की वजह से ना वो थोड़ा सा बैकफुट पे चले जाते हैं। तो हमें ना अपनी सबसे पहले ना रेपुटेशन को पॉजिटिव करना है। अगर इंटरनेट का कोई इशू पाकिस्तान में पिछले दिनों तो काफ़ी इशू था, काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गया। पाशा ने मल्टीपल डायलॉग्स किए हैं गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट को पाशा एज ए मेन स्टेक होल्डर कंसिडर करे और टाइमली हमारे साथ डायलॉग करे ताकि हम टाइमली मसलों का हल दे सकें। और तो उसमें होता ही है कि देखिए जो इम्पोर्टेंट लॉसेस है ना रेपुटेशन, वो बहुत मैटर करती है। हमें उसको फ़ौरन किसी पॉजिटिविटी से एनकाउंटर करना चाहिए सर। राइट राहील साहब, हमारा ऑब्वियसली एक डिस्पाइट ऑफ अ पॉजिटिव ग्रोथ इन आईटी सेक्टर, जिसमें आपने भी बताया कि 2023-24 के फिस्कल ईयर में हमारा बहुत अच्छा ग्रोथ रहा। हमारा जो करंट फिस्कल ईयर है उसमें $15 बिलियन की हमने टारगेट सेट किया है। Do you think along with all these disruptions, whatever the reason may be, with all these disruptions, हम अपने इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे? सर ये जो टारगेट सेट हुआ है वो हुआ है करंट नंबर्स के ऊपर कि जी हमारे करंट नंबर्स क्या हैं और ग्रोथ रेट के लिहाज से हम अगले 4 से 5 सालों में क्या अचीव करेंगे। तो अगले 5 सालों में $10-15 बिलियन बिल्कुल अचीव किया जा सकता है। सर आप देखें, वी आर द लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। हमारे जो आईटी ग्रेजुएट्स हैं 40-50 हज़ार हर साल सालाना आईटी ग्रेजुएट्स हैं। 3 से 4 हज़ार कंपनीज इस वक्त जो रजिस्टर्ड हैं हमारे साथ, जो कि इवन पाशा में रजिस्टर्ड हैं आईटी कंपनीज, और मज़ीद आ रही हैं।
तो ग्रोथ तो बहुत पॉजिटिव है। कुछ 150 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं पब्लिक प्राइवेट सेक्टर हमारे, इंक्यूबेट 50-60 इंक्यूबेशन सेंटर्स खुल रहे हैं, मतलब इस वक्त 40 तो ऑपरेट कर रहे हैं, मजीद खुले जा रहे हैं। ओवरऑल आईटी सेक्टर जो है ना अपने आप को बड़ा एक स्ट्रेटजिकली बड़ी क्रिटिकल लोकेशन पे अपनी पोजीशन पे प्लेस कर चुका हुआ है। और लेकिन उसके साथ साथ जो इंटरनेट की एपेटाइट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, फाइबराइजेशन की रिक्वायरमेंट है, ये पैरेलल में एड्रेस होंगी तो इंशाल्लाह अगले 4 से 5 सालों में हम इससे ज़्यादा का बेंचमार्क भी आईटी सेक्टर जो है ना वो अचीव कर सकता है 100% इंशाल्लाह। ओके अच्छा, एक और चीज़ ये भी है कि हमारी एक नेशनल फाइबराइजेशन पॉलिसी थी 2024 नवंबर में, वो इंट्रोड्यूस हुई है। उसके मुताबिक हमने ब्रॉडबैंड कवरेज को एक्सपैंड करना है, इंटरनेट स्पीड को हमने बेहतर करना है, और अभी हमने केबल भी बिछाई और सारे मामलात भी हो रहे हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जब इस तरह की रेगुलेशंस होती हैं तो उससे अफेक्ट पड़ता है। डू यू थिंक गवर्नमेंट इज़ इन अ बिट ऑफ शैम्बल्स और कन्फ्यूजन कि एक जानिब जाहिर सी बात है जितना शरपसंद मवाद है उसको भी रोकना है, लेकिन दूसरी जानिब इंटरनेट की जो स्पीड है और इंटरनेट की जो फरावानी है उसको भी मुतासर नहीं होने देना। क्या राहिल साहब, क्या कोई मिड पाथवे क्रिएट हो सकता है कि जिसमें हुकूमत जो चाह रही है वो भी कर ले और इंटरनेट की बंदिश भी ना हो? सर देखिए, जितने ममालिक हैं वो अपनी सब चीज़ों को ना पैरेलल में लेके चलते हैं। डेफिनेटली हर मुल्क के लिए उसकी जो सिक्योरिटी पॉलिसी है वो टॉप प्रायोरिटी होती है, और उसके साथ साथ वो बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कुछ पैरेलल में, तो पैरेलल वर्किंग असल में गवर्नमेंट को और वो कर भी रहे हैं डेफिनेटली। समटाइम्स होता ही है कि बेसिकली आप जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको टाइमली एंगेज करें, टाइमली प्रोफेशनल्स से आप कंसल्ट करें, और उसके लिहाज से बिफोर कि आप एक सोल्यूशन पे चले कि पता चला कि यार दिस गोना वर्क आउट, उससे पहले प्लानिंग की ज़रूरत है कि यार हमें इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए करना क्या है। तो आप टाइमली अगर प्रोफेशनल्स को एंगेज करते हैं अपने साथ और पैरेलल में चीज़ों को लेके चलते हैं तो एग्जीक्यूटिबल है, पूरे दुनिया के ममालिक करते हैं। और ओवरऑल इस वक्त हमारी सिचुएशन भी काफ़ी पॉजिटिव है, बेहतर है। मल्टीपल मतलब क्या कहते हैं, देखिए एपेटाइट थोड़ा सा समटाइम्स रेलेवेंट सर्वेज आपको चाहिए। जैसे आपको पता है कि 3 मिलियन फ्रीलांसर्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं इस वक्त। जितने भी कंटेंट जनरेटर्स हैं, कंटेंट प्रोड्यूसर हैं, वो पर डे बेसिस के ऊपर उनकी तादाद बढ़ रही है। और कंज्यूमर जितने कंजम्पशन साइड पे भी आप देखें नंबर्स 10 से 15% के ऊपर इंक्रीज कर रहे हैं। सो एपेटाइट तो इंटरनेट की हमारी बढ़ रही है। बिल्कुल आपने सही कहा कि और आपकी इसी बात से मैं अपना अगला क्वेश्चन डिराइव करूंगा। जो एपेटाइट है वो इंक्रीज़ हो रही है, यू नो टोटल कॉस्ट जो है वो जो है सबसे ज़्यादा हमने इनकर नहीं की है इतनी ज़्यादा बाकी ममालिक में। बांग्लादेश तो हमसे वे अबव 79.6 जो है उन्होंने इनकर किया। सो आई एम सॉरी, कॉस्ट में तो हम सबसे ज़्यादा हैं। ड्यूरेशन ऑफ आवर्स जो हैं, ड्यूरेशन ऑफ आवर्स जो इंटरनेट डिसरप्टेड रहा है, म्यांमार इज़ 20,000 आवर्स, इसी तरह सूडान इज़ 12,000 आवर्स, पाकिस्तान जो है वो 9,000 आवर्स की डिस्ट्रप्शन रही। बट इट इज़ दी नंबर ऑफ यूज़र्स दैट वर बीइंग अफेक्टेड एंड दैट इज़ 82.9 मिलियन, जो कि एक बहुत ही बड़ा स्टैगरिंग किस्म की फिगर है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए कि जो अपनी आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाह रहा है, जो फ्रीलांस में अपना नाम पैदा करना चाह रहा है। सो दिया दिस इज़ स्टैगरिंग राहिल। तो देखें, नाम तो पाकिस्तान का बन चुका हुआ है। आप जब भी इंटरनेट देखें, गवर्नमेंट ने इटसेल्फ आईटी की प्रमोशन के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है ना। SIFC आप देख लें, पाशा, PSAP, टेक्नीशियन पाकिस्तान टेक्नीशियन ऑफ द ईयर का अवार्ड हमें मिल चुका हुआ है। लीप पे हम जाते हैं, सबसे बड़ा प्रोमिनेंट एक जो पेविलियन होता है पाकिस्तान का पेविलियन है, जाइटेक्स पे हमारा बड़ा प्रोमिनेंट पेविलियन होता है। पाशा और PSAP ने मिल के इन फ्रंट्स पे बहुत काम किया गवर्नमेंट की सपोर्ट से। हमारे कमर्शियल अटैचेस टाइमली अटैच हो जाते हैं। ओवरऑल आप देखें तो पाकिस्तान की रेपुटेशन जितनी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है उनके ऊपर बहुत पॉजिटिव हो चुकी है। अब सिर्फ होता ये है कि जब ये क्योंकि देखिए सर, इंटरनेशनल मीडिया आपको नहीं छोड़ता। जब वो देखते हैं ना कि यार एक मुल्क डेफिनेटली ग्रो कर रहा है और मतलब वो आईटी में, और वो पोटेंशियल देखते हैं ना कि 64% ऑफ देयर पॉपुलेशन इज अंडर 30, और इनका आईटी सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट यूथ की जो आईटी सेक्टर में हो रही है। अब ये वो नंबर्स हैं जिससे डेफिनेटली देखें दुनिया पाकिस्तान को रश की निगाहों से भी देखती है, और फिर वो कोई एक नेगेटिविटी जब वो देखते हैं ना कि जब कोई कंट्री का कोई सेक्टर ग्रो कर रहा हो
तो उसमें कोई भी छोटी सी भी हिकअप या कोई छोटी सी भी नेगेटिविटी आती है तो उसको इंटरनेशनल लेवल पे बहुत प्रोपोगेट किया जाता है। हमें सर इसको ना पॉजिटिवली इसको एनकाउंटर करना है, अपनी पॉजिटिव साइड पाकिस्तान की ज़्यादा से ज़्यादा दिखा के, और गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर ने आईटी में बहुत इन्वेस्ट किया है। अभी देखें कि इस वक्त यूथ को स्किल्स ट्रेनिंग के ऊपर एक बहुत बड़े प्रोग्राम लॉन्च किए जा रहे हैं पब्लिक सेक्टर में। प्राइवेट जितने भी आईटी कंपनीज हैं, हर आईटी कंपनी अपना इंक्यूबेटर, अपना ट्रेनिंग सेंटर्स खोल रही हैं ताकि यार हम अपने जो एपेटाइट है रिसोर्सेज की, अभी भी आप देखें किसी भी कंपनी का आप हमारा जो सर्वे होता है पाशा का, उसमें हर आईटी कंपनी को शॉर्टफॉल है रिसोर्सेज का। दे नीड मोर एंड मोर पीपल, दे नीड टेक्निकली हाईली स्किल्ड पीपल। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अब सारे अशारिया हैं इस चीज़ पे कि हमारी आईटी जो इंडस्ट्री वो ग्रो करे। थैंक यू सो मच राहिल इकबाल साहब हमारे साथ आप मौजूद और अपनी आराज से हमें आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान ने ऑलरेडी $1.62 बिलियन का लॉस तो इनकर किया है बिकॉज ऑफ द इंटरनेट डिस्ट्रप्शंस। आई होप कि इस साल इंटरनेट डिस्ट्रप्शंस ना हो और पाकिस्तान के जितना पोटेंशियल है आईटी इंडस्ट्री में उसको हम पूरा जो है वो एक्सप्लॉइट कर सकें। एलॉन मस्क जो है वो स्टारलिंक का ऐलान कर चुके हैं, अल्लाह करे कि वो हो जाए प्रॉपर्ली। दैट हैज़ टू बी इन्वेस्टिगेटेड, आई एम सॉरी, दैट हैज़ टू बी इन्वेस्टिगेटेड कि इतने डिस्ट्रप्शंस के साथ स्टारलिंक आएगा नहीं आएगा ये तो वक्त बताएगा। अभी वक्त हुआ है, वक्त जो है अब हो गया है ब्रेक का, तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जनाब, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे और आपको बताएं कि अब वक्त हो गया है वेदर अपडेट्स का। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान के आज जो इलाके हैं काफ़ी सारे वहाँ पे बारिश के इम्कानात नहीं है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। अहम शहरों के दर्जे हरारत की बात करें तो आज हमारे शहर कराची में जो टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है मिनिमम वो होगा 9 और मैक्सिमम जाएगा 25 डिग्रीज तक और स्काई जो है वो क्लियर रहेगा, मतलब कि सूरज रहेगा। हैदराबाद की अगर मैं बात करूँ तो हैदराबाद में जो आज मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 6 और मैक्सिमम जाएगा 23 डिग्रीज तक। पार्टली क्लाउडी रहने का इम्कान है। मीरपुर खास, अगर मीरपुर खास के मौसम की बात करें तो आज वहाँ का मिनिमम दर्जे हरारत 6 होगा और मैक्सिमम जाएगा 23 डिग्रीज तक। नवाबशाह में जो मिनिमम टेम्परेचर आज एक्सपेक्टेड है वो है 5, पार्टली क्लाउडी रहने का इम्कान है, मैक्सिमम जाएगा 22 डिग्रीज तक। फिर भी गर्मी जो है वो नहीं लगेगी। लेकिन लाड़काना में जनाब जो दर्जा हरारत है वो है 6, यानी कि मज़ेदार मौसम होने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा जो टेम्परेचर जाएगा वो होगा महज 22 डिग्रीज तक, पार्टली क्लाउडी रहने का इम्कान। जबकि गवादर में आज जो मिनिमम टेम्परेचर होने वाला है वो है 16 और ज़्यादा से ज़्यादा जो मौसम जाएगा वो जाएगा 23 डिग्रीज तक और क्लाउडी यानी कि बादलों का राज रहने का इम्कान है। लेकर चलते हैं आपको क्वेटा की जानिब। तो क्वेटा में आज जो टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है मिनिमम वो है -1 और मैक्सिमम जाएगा 11 तक। पार्टली क्लाउडी यहाँ पे भी रहेगा, यानी कि बादलों का राज यहाँ पर भी बरकरार रहेगा। लेकर चलते हैं आपको मुल्तान की जानिब। तो मुल्तान में जनाब जो आज एक्सपेक्टेड है मिनिमम वो है 6 और मैक्सिमम जाएगा 19 और हवाएं जो हैं वो सर्द चलती रहेंगी। लाहौर की जानिब ज़रा रुख करते हैं तो लाहौर का जो टेम्परेचर है वो जान लेते हैं। मिनिमम होगा 6 और मैक्सिमम जाएगा 16 डिग्रीज तक। हवाएं यहाँ पर भी सर्द चलती रहेंगी। जनाब फैसलाबाद लेके चलते हैं आपको। तो फैसलाबाद का जो आज टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो भी है 6 और जो मैक्सिमम जाएगा वो हो जाएगा 18 डिग्रीज तक और यहाँ पर भी हवाएं चलती रहेंगी। शहर इक़्तिदार यानी कि इस्लामाबाद में आज जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 5 और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो जाएगा 17 डिग्रीज तक। पार्टली क्लाउडी रहने का इम्कान, यानी कि सूरज की आंख मचोली चलती रहेगी। मरी लिए चलते हैं आपको। मरी की जनाब दर्जे हरारत दिखाइए हमें। मरी में है मिनिमम 4 और जो मैक्सिमम एक्सपेक्टेशंस हैं वो है 17 की। पार्टली क्लाउडी रहने का इम्कान, मौसम खुशगवार रहेगा। जनाब पेशावर की बात करें तो पेशावर में आज जो मिनिमम दर्जा हरारत है वो भी 6 एक्सपेक्टेड है और मैक्सिमम जाएगा 18 डिग्रीज तक, जबकि वहाँ पर भी पार्टली क्लाउडी रहने का इम्कान है। मुजफ्फराबाद में जबकि आज जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है -5 और मैक्सिमम जाएगा 11 तक। पार्टली क्लाउडी रहने का इम्कान है। और आखिर में स्कर्दू में जनाब जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है -3 और मैक्सिमम जाएगा -7 और स्काई जो है वो क्लियर रहने का इम्कान है। तो ये थी मुल्क भर से वेदर अपडेट्स और अब बढ़ते हैं प्रोग्राम के बकाया हिस्से के जाने। फैसल ओवर टू यू। देखिए मौसम कोई भी हो लोगों को मुर्गी तो खानी ही खानी है। सीज़न कोई भी हो, इवेंट कोई भी हो, चिकन जो है वो सबसे ज़्यादा इट्स ऑन द टेबल। लेकिन लाहौर और कराची समेत कई शहरों में
मुर्गी को सुरखाब के लगे पर मुर्गी की कीमतों को बेसिकली चिकन के कारोबार से मुंसलिक अफराद ने खुद को जो है वो गालिबन आज़ाद जानते हुए अपना रेट खुद लगाया और करोड़ों शहरियों की जेब से इजाफी रकम निकलवाने लगे। लेकिन इसके पीछे अब मुहर्रिकात क्या हैं? 2-3 दिनों में चिकन की कीमत 450 से 850 तक पहुंच गई। अगर सिर्फ लाहौर की, पंजाब की बात करें जहां पे ऑफिशियल रेट 595 है, लेकिन पीर को यानी गुज़िश्ता रोज़ 700 रुपये किलो तक चिकन जा पहुँचा। अब इसके पीछे क्या मामलात हैं, इसी पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर नायब चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन ग़ुलाम खालिक साहब। ग़ुलाम खालिक साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। और चिकन की कीमतें एक बार फिर बढ़ रही हैं। मैं चाहूँगा हम जब भी जाते हैं ना मुर्गी वाले के पास, उससे पूछते हैं यार क्या मसला है, चिकन का क्या इशू है, यार पीछे से महंगी आ रही है। आज ज़रा हो ही जाए कि ये पीछे से महंगी आना, इसका क्या है, क्या मुहर्रिकात है? थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने हमेशा हमारी इंडस्ट्री को सपोर्ट किया, बहुत सारी क्राइसिस में भी सपोर्ट किया। तो प्राइसेस के हवाले से हमेशा बात होती रहती है कि चिकन जो है, क्योंकि हमारा मेन सोर्स है प्रोटीन का, अबाव 60% जो है प्रोटीन इस वक्त वाइट मीट की हम चिकन से ही ले रहे हैं। वो चिकन ही है जो कि बाकी सारे अदर प्रोटीन की प्राइसेस को रोके हुए है। वरना आज आपका जो मीट है, आपके पास जो बीफ या मटन है वो 4000 क्रॉस कर चुका होता है। पहले तो ये चिकन एक ब्लेसिंग है इस वक्त इस कंट्री के लिए कि जो कि बाकी सारे उसको प्राइसेस को रोके हुए। हाँ, करंट प्राइसेस का जहाँ तक इशू है, क्योंकि हम लोग जनरली एक त्यौहारी और मौसमी लोग हैं, हम गर्मी सर्दी और त्यौहार से चल रहे होते हैं, तो ये डिमांड एंड सप्लाई पे का ही इसका मैकेनिज़्म है इस वक्त। क्योंकि पिछले लास्ट 1 मंथ से हमारे यहाँ शादियों का सीज़न भी चल रहा था, कंजम्पशन ज़्यादा थी, तो डेफिनेट बर्ड जो है उसके तैयार होने का एक मैकेनिज़्म है। जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स से लेके ब्रीडर से लेके ब्रॉयलर तक, वो डेफिनेट उसने अपने टाइम से ही तैयार होना है। लेकिन जब तैयार हुआ, सप्लाई उतनी है, डिमांड बढ़ गई तो प्राइस बढ़ जाएगी। यानी कि जो चूज़ा है इस वक्त, वो चूज़े की डिमांड क्योंकि बढ़ी है, उसकी सप्लाई कम हुई है, उसकी कीमतें बढ़ी हैं, इसकी वजह से फिर चिकन भी। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। चूज़े की प्राइस इस वक्त बहुत अनजस्टिफाइड है। फार्मर के हवाले से प्राइस बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि 2 इयर्स बिफोर जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक मिस्टेक की और हमारा जो सोयाबीन मेन इंग्रेडिएंट्स है जिस पे पूरी फीड हमारी बेस करती है, उसको बैन कर दिया। और जब बैन किया तो हमारा जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो ऑलमोस्ट 40% रिप्लेस हो गया। वो जब 40% नहीं रहा तो दोबारा उसको इंपोर्ट किया, दोबारा जब से रीसेटल हुआ, इट्स टेक 2 इयर्स। अब वो जो 2 इयर्स कंप्लीट होने को हैं, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 2 इयर्स फाइट के बाद आप लोगों की सपोर्ट से जीएमओ तो बैन हट गया है, लेकिन वो सिर्फ सीड के लिए हटा है। अभी हम एफर्ट कर रहे हैं कि मील के लिए भी गवर्नमेंट अगर मज़ीद थोड़ा एफर्ट हो कि वो जो मील है वो डायरेक्ट फार्म के लिए है, जो सीड है वो सॉल्वेंट इंडस्ट्री के लिए है, वो भी ठीक है। लेकिन मील भी अगर उस पर भी बैन हट जाएगा तो इसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट प्राइस का जो है कंज्यूमर पे आएगा। मज़ीद हम जो चिकन है, जो वाइट मीट है, वो हम मज़ीद प्रोटीन सस्ती दे सकते हैं। आपकी बात से मैं ये समझाऊं कि 2 बुनियादी वजूहात, एक तो चूज़े का महंगा होना जी राइट नाउ, और दूसरा जो फीड है उसकी प्रॉपर अवेलेबिलिटी। ऑल्दो कि सोयाबीन की कीमत 50 रुपये गिरी भी पिछले दिनों में, लेकिन इसके बावजूद अभी भी वो बिकॉज ऑफ जो आप रीज़न बता रहे हैं वायबिलिटी नहीं। और तीसरी एक के सीज़न में जितनी ज़्यादा डिमांड हमारे यहाँ हो जाती है। अच्छा, अब इसमें एक इशू बहुत बड़ा आता है, जो एक मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल भी आ जाता है प्राइवेट कंपनीज़ का। इस हवाले से मैं चाहूँगा आप लोगों को बताएं, क्योंकि आम आदमी तो बेचारा जाएगा, जो रोज़ाना का दिहाड़ीदार है, वो सुबह में काम करके शाम में अगर उसने कोशिश की है अपने बच्चों को आज के मैं खिला दूँ चिकन, आधा किलो ले जाए, तो वह आधा किलो जो बेचारा 200, 300, 400 की ले रहा था, और फिर 700 सुन के बोलता है कि असी कल ठीक हाँ। अच्छा देखें, चिकन जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वीक जो चिकन की प्राइस थी फार्म गेट रेट 354 था, जो कि इस वक्त 25 to 28 रुपीज़ रिड्यूस होकर आज जो है 422, 420 पे प्राइस रिड्यूस हो गई है। और ऐसे ही एग्स की जो प्राइसेस हैं वो भी आलमोस्ट 30 रुपीज़ लेस हो गई हैं, 329 से 300 का डज़न टुडे प्राइस ना। अच्छा, दूसरी एक इसमें ज़रूर मैं आज कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट के हमारे जितने इंस्टीट्यूट हैं
वो गवर्नमेंट के इदारे जो हमारी एस्टेब्लिश जो ये हमारी कमिश्नर्स दूसरे हैं वो समझ रहे होते हैं कि हम प्राइस को कंट्रोल कर रहे हैं। बेसिकली वो प्राइस को कम नहीं कर रहे होते, कंट्रोल नहीं कर रहे होते, वो इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रहे होते हैं। क्योंकि आप देखें मटन की प्राइस आप भी ख़रीदते हैं, जब से आप ख़रीद रहे हैं बढ़ी है, कभी कम नहीं हुआ। बीफ कभी कम नहीं हुआ। चिकन 500 में भी सेल होता है, 200 में भी सेल होता है। एवरेज एंड ऑफ द ईयर हमारी जो इंडस्ट्री है एट पार खड़ी होती है। तो इसका एक ही बड़ा सिंपल पूरी वर्ल्ड का मैकेनिज्म है कि मास लेवल की प्रोडक्शन होगी तो प्राइस रिड्यूस होगी। तो ये डिमांड एंड सप्लाई का मैकेनिज्म है, ट्रू किस्म का ये पेरिशेबल है। इसको जितनी छेड़छाड़ करेंगे उतनी इसकी प्राइस ऊपर नीचे जाएगी। अगर गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे हमारी जो ये जो क्योंकि मेनली इसमें 80% इंपोर्ट सारी प्रोडक्ट्स आती हैं, सिर्फ हमारे पास मेज़ है, मेज़ के अलावा सारे अमाइनो एसिड से लेके सोयाबीन तक सब हम इंपोर्ट जो इनकी फीड है, उस पर अगर थोड़ी सी ड्यूटी स्ट्रक्चर पे वो हमें रिलीफ दें तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट जो अभी इतनी हम कंट्रीब्यूशन है हमारी वाइट मीट में, हम इसकी कंट्रीब्यूशन और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। गवर्नमेंट हमें ब्लेसिंग कि गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटेट करे और वो डिमांड और सप्लाई का ही सारा ये गेम है। तो आप लोगों ने कोई ऐसी स्ट्रैटेजी डिज़ाइन की है गवर्नमेंट के लिए कि वो आपने सामने रखा है कि अगर आप गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट करे तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन है जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें ठीक हो सकें? जी उस सिलसिले में हमारी जो एसोसिएशन है हम बेतहाशा कोशिश करते हैं। उसमें 2 वीक्स बिफोर हमने फैसलाबाद में वज़ीर ख़जाना से टाइम लेके B2B मीटिंग की, उनको रिक्वेस्ट की कि जब सोयाबीन सीड अलाउ हो चुका है तो वाई नॉट सोयाबीन मील क्यों नहीं अलाउ करते। बड़ा इजी है, उन्होंने हमें प्रॉमिस किया कि हम इसको अलाउ करेंगे। नंबर 2 हमारा जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है इस वक्त अमाइनो एसिड्स जितने आते हैं उस पर 47% ड्यूटी है। अब अगर उस पर 18% सेल टैक्स है तो ये जो अगर इस पे जो सेल टैक्स है डेफिनेट ये पास ऑन होगा, कंज्यूमर को पास ऑन होगा, हम अपने पास नहीं रखेंगे। जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी डेफिनेट जो एंड प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर को महंगी मिलेगी। जी प्लीज़। तो इसमें आज तरफ देखने वाला है कि एक चिकन जो कि फार्म से निकल के और वो दुकान वाले के पास पहुंचती है और फिर वो कट के मुझ तक आती है, तो उसमें कौन कौन सी कॉस्ट्स इंक्लूडेड होती हैं वो मैं चाहूँगा आप बताएं। हाँ देखिए, चिकन की जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के हवाले से आप बात कर रहे हैं, इसमें देखो मेन 80% जो हमारी जो कास्ट होती है वो फीड होता है। फीड होती है 80% और 20% में चिक्स होता है, सर्विसेज होती हैं। लेकिन अब इस वक्त इशू ये सबसे बड़ा इशू है इलेक्ट्रिक का, क्योंकि फार्म्स जो हैं वो कोई शारा फैसल पे या माल रोड पे तो होते नहीं, ये तो रिमोट एरियाज में, नूरियाबाद, वहाँ बिजली नहीं है जी। तो बिजली ना होने की वजह से जो डीजल की जो कास्ट है वो बहुत ऊपर चली जाती है। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हर चीज़ की इतनी ज़्यादा है कि इस वक्त भी इंडस्ट्री जो है वो जस्ट सर्वाइव कर रही है इस प्राइस पे। हाँ, ये प्राइस जो है आज की प्राइस फार्मर के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन इस प्राइस को नेक्स्ट अब रिड्यूस होगी, फिर जाके ये लॉसेस पे चले जाएगी। ये ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है। या और उम्मीद करते हैं कि जैसे ये शादियों का सीज़न ज़रा ऑफ होगा तो फिर आगे जाके ये रिड्यूस होना शुरू हो गई है। जैसे ये पिछले 3-4 दिन में एग प्राइस और चिकन प्राइस हमारी रिड्यूस हो गई है, और होपफुली कि देखें फिर वही जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी, जैसे हमारी सप्लाई बढ़ेगी और डिमांड और सप्लाई मैच करेगी और प्राइस। साथ ही कुछ दिन में रमज़ान आ जाएंगे, फिर चले लेट्स सी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। तो आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि जो जब आप जाते हैं दुकान और आपको कहा जाता है कि पीछे से जो ना महंगा आ रहा है, तो वो पीछे से जो महंगा आ रहा है उसके पीछे क्या क्या मुहर्रिकात होते हैं। उम्मीद करते हैं कि एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान जो भी बातचीत हो रही है वो इस हद तक मस्बत हो कि मुझ तक और आप तक जो कीमत पहुंच रही है वो थोड़ी सी वायबल हो जाए, जेब पे भारी ना हो। चिकन तो सभी खाते हैं। बिल्कुल, मुझे जो टेंशन है वो आगे आने वाले रमज़ान, उसमें बस अच्छी रेट्स होने चाहिए, सबको जो है वो चाहिए होगी। यहाँ वक्त आ जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं जनाब।
वेलकम बैक जनाब। अब हम बात कर लेते हैं कुछ सेहत के हवाले से। माहिरीन ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान इस वक्त इन्फेक्शन से पैदा होने वाली बीमारियों का सबसे बड़ा मरकज़ बन चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है और सूरत हाल तो ये है कि जरासीम जो हैं वो ताकतवर हो रहे हैं और इतने ताकतवर हो रहे हैं कि अद्वियात जो हैं वो बिल्कुल बेकार हो गई हैं। उनकी सलाहियत जो है वो इतनी बढ़ गई है कि इम्यूनिटी सिस्टम काम नहीं कर रहा। और ये बात मामूली नहीं है। मैं आपको बताऊँ कि जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिकल एंड इन्फेक्शन डिजीज़ सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान है, उनके मुताबिक पाकिस्तान में मोहलिक अमराज पर गहरी तशवीश हो रही है। हुकूमत अगर संजीदगी का मुजाहरा नहीं करेगी तो बहुत देर हो सकती है। अफ्रीका में भी नई नई बीमारियां आ रही हैं, पाकिस्तान में भी नई नई बीमारियां आ रही हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, हम अपने प्लेटफॉर्म से भी कई बार डेंगू और चिकनगुनिया जो है उसका जिक्र करते रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली बहुत ख़तरे की बात है। हामला ख़वातीन, छोटे बच्चे, बुजुर्ग अफराद सभी जो हैं वो इससे जो है वो मुतासर हुए हैं। बुखार बढ़ा है, टाइफाइड और कई सारे इन्फेक्शंस, और सिर्फ यही नहीं, पोलियो केसेस भी बढ़े हैं। कराची की तो सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई है कि पानी भी आलूदा है, जगह जगह जो है आवारा कुत्तों की भरमार है। ये सारी वजूहात हैं कि जो मिलकर शदीद इन्फेक्शंस की वजह बन रही हैं और बनती जा रही हैं। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर उमैर रहमान, और वो हेल्थ एक्सपर्ट हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ नहीं हुआ होगा, नहीं, क्योंकि आप इन्फेक्शंस और उसमें घिरे रहते हैं। बिल्कुल। इससे पहले कि मैं डॉक्टर साहब से सवाल करूं, मैं बताना चाहूँगी कि बोल्ड ब्रेकिंग्स फेसबुक पेज पर इस वक्त हम लाइव मौजूद हैं। आपके जो भी सवाल हों, क्वेरीज हों, आप हमें बता सकते हैं, डॉक्टर साहब से सवाल कर सकते हैं। आपको अभी के अभी हम जवाब देंगे। जी डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपने भी सुना कि हम डिक्लेयर कर दिए गए हैं कि जी सबसे ज़्यादा इन्फेक्शंस जो हैं वो हमारा इस वक्त पाकिस्तान हुआ है। ऐसा क्यों है? हम लोग क्यों नहीं उन चीज़ों के ऊपर काबू पा रहे? और आप तो मेन हॉस्पिटल में होते हैं, तो आपको पता है ज़्यादा केसेस के बारे में कि किस तरह से ये सारी चीज़ें फैल रही हैं। थोड़ा सा मैं चाहूँगी इस बात पर रोशनी डालें आप। बिल्कुल मैडम, ये आप पहले तो ये समझें कि पाकिस्तान की जो अभी करंट पॉपुलेशन है, आपको पता है वो क्या है? जनवरी के साथ, मैं अभी जनवरी में हूँ और जनवरी 2025 की आपको करंट में 249.9 मिलियन पॉपुलेशन है पाकिस्तान की। 249.9 मिलियन। जब इतना पॉपुलेटेड कंट्री आपके सामने होगा तो जाहिर सी बात है बीमारियां भी फिर उसी हिसाब से होंगी, और फिर उसी हिसाब से आपने उसको कंट्रोल मेजर भी आपने वैसे ही पैदा करने होंगे। इस वक्त हमारे जो सूरत हाल है हमारे मुल्क में वो ये है कि हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं तो वो एक्सपेंसिव इतने हैं कि एक आम आदमी वहाँ जा नहीं सकता। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो इतने कम हैं कि वो फुली सैचुरेट हुए हुए हैं और वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही जो मिलनी चाहिए। इस वक्त मैं खुद JPMC में मेडिकल ऑफिसर हूँ और मेरे JPMC में आप बिलीव करें कि एक पेशेंट 10-10 घंटे की आर के बाद या 7-8 घंटे की आर के बाद उसका नंबर आ रहा है। तो क्योंकि इतनी इतना सैचुरेटेड एरिया है और यही अब इसकी वजह क्या है? नंबर 1, ओवर पॉपुलेटेड। हम पाकिस्तान 249.9 मिलियन पे खड़े हुए हैं इस वक्त। इतने ओवर पॉपुलेशन में आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा आपकी बीमारियां होंगी। फिर उस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए जो मेजर्स हैं वो हमारे पास नहीं है। हमारे पास इतने असासे नहीं हैं कि हम उनको कंट्रोल कर सकें। मैं बिल्कुल ब्लेम नहीं करूँगा गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट अपनी तरफ से काम कर रही है। पोलियो मुहिम अपनी तरफ से जारी और सारी है। इन्फेक्शियस डिजीज़ कंट्रोल सेंटर्स बने हुए हैं मगर कम है, उस पॉपुलेशन के हिसाब से कम है। हेल्थ एजुकेशन नहीं है। आप आज एक गाना डांस वायरल हो जाता है आपके फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, मगर क्यों वायरल हुआ है? क्योंकि लोग आपने इसी तरह से अपनी हेल्थ एजुकेशन को भी वायरल करना है। उसके लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं और लोगों आप आजकल सोशल मीडिया कितना स्ट्रॉन्ग है। आप यहाँ बात कर रहे हैं और स्वात में बैठा हुआ एक बंदा जो है वो आपकी बात को बैठ के सुन रहा है। पहले ऐसा नहीं था। पहले तो वो एक अखबार आता था, अखबार जहाँ उसी में वो पढ़ रहे होते थे, जंग का अखबार था वही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। बट इट्स सो इजी टू कम्युनिकेट योरसेल्फ टू अदर। इतना आसान हो चुका है। मतलब तो हेल्थ के लिए हमें कैंपेन्स रन करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। एजुकेशन नहीं है। इस वक्त मैं आपको बताऊं, आप डेंगू में सबसे टॉप पे हैं, आप डायबिटीज़ में सबसे टॉप पे हैं। आपको पता है डायबिटीज़ में पाकिस्तान 3rd लार्जेस्ट कंट्री है जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। टीबी में आप 5वें नंबर पे लाइक करते हैं। आप मलेरिया डेंगू में सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया से ऑलमोस्ट पोलियो अब रेडिकेट हो चुका है। पाकिस्तान में फिर भी पोलियो है। ऐसा नहीं है कि पोलियो के लिए काम नहीं हो रहा। पोलियो मुहिम कंटिन्यू है, मगर जो आपने अक्सर सुना होगा पोलियो मुहिम पे हमला हो गया। पोलियो मुहिम को ऐसे सिक्योरिटी दी जा रही होती है जैसे एक
अमेरिका का वज़ीर आला जो है आज़म जो है वो यहाँ पर आया हुआ है। इनको क्यों? क्योंकि आपके पास एजुकेशन नहीं है, लोगों को ये बताना पड़ेगा कि पोलियो है क्या। पोलियो डॉक्टर साहब, हमें एक सवाल आया है कि इन ये जो इन्फेक्शन आ रहे हैं इनसे बचाव का तरीका क्या है? फेसबुक पे हमें ये क्वेश्चन आया है अभी। ठीक है, देखें इन्फेक्शंस का सबसे पहले तरीका ये कि आप कोएक्स के पास जाना छोड़ दें। आप एक डॉक्टर के पास जाएं, एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाएं। जो ये लोग सवाल कर रहे हैं वो ये सवाल इसलिए ही कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ये वो चाहते हैं घर बैठे बैठे जो है ना ये मामला उनके हल हो जाएं। उनको बुखार भी हो, नज़ला भी हो, खांसी भी हो, अल्लाह ना करे डेंगू भी हो, मगर घर बैठे हो हमें जाएँ नहीं। आपको जाना पड़ेगा, आपको अपने रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाने पर। सिंध में इस वक्त हेपेटाइटिस क्यों सबसे ज़्यादा है? क्यों इस सिंध में इस वक्त सबसे ज़्यादा बीमारियां क्यों हैं? आपको पता है HIV सबसे ज़्यादा आपको सिंध में मिलेगा, हेपेटाइटिस B आपको सबसे ज़्यादा वहाँ मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं ही नहीं। वहाँ पे कोएक्स हैं जो 30 रुपये की फ़ीस लेके आपका इलाज कर रहे हैं, स्टीरॉइड्स आपको लगा रहे हैं। 30 रुपये के लिए, यानी ज़रा से पैसों को बचाने के लिए आप अपनी सेहत को, अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगा रहे हैं। तो यही बात हो गई ना स्ट्रेट अवे। आप स्टीरॉइड्स दे देते हैं तो आपकी बीमारी सप्रेस हो जाती है। तो वो कोएक है वो भी खुश हो गया कि भाई मेरे हाथ में तो शफा दे दी अल्लाह ने। उसको ये लग रहा होता है, जो लोग हैं वो भी उसके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लग जाते हैं कि भाई इमीडिएटली असर हो जाता है उसकी दवा का। जब हम ब्रेक में थे, जब स्टार्ट करे थे, तो आपने मुझसे पूछा कि क्यों दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, क्यों अद्वियात? रेसिस्टेंस। आपने हर चीज़ के लिए अब तो वायरल इन्फेक्शन, आजकल वायरल कितना फैला हुआ है। मेरे पास आए दिन प्रिस्क्रिप्शंस आती हैं कि एंटीबायोटिक चल रही है। अब मैं ये सोच रहा होता हूँ कि क्यों दी है इसको, और वो जिन्होंने दी है उनका कोई ताल्लुक नहीं है मेडिकल फील्ड, उनका कोई ताल्लुक नहीं है किसी हेल्थ प्रोफेशनल से, मगर बस कोएक हैं बैठे हुए। जी बिल्कुल। वैसे मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि हम पहले टाइफाइड की बात कर रहे थे, मलेरिया, चिकनगुनिया, अब एक और वायरस, जीका वायरस, एक नई और ईजाद हो गई है जीका वायरस। अब इसके बारे में भी थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगी। जीका वायरस आज का नहीं है। जीका वायरस की ट्रांसमिशन अब ऐसा नहीं है कि 2025 में ये आया है। जीका वायरस एक ओल्ड वायरस है जो पहले भी चाइना में, अफ्रीका में इसके काफ़ी केसेस रिपोर्ट हुए हैं और काफ़ी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वहाँ पे, अभी भी हो रहे हैं। बट अब क्योंकि ये एक एंडेमिक तरह से अब ये थोड़ा सा फैल रहा है, बट इसके ऊपर अभी बात करना मुनासिब इसलिए नहीं है कि इस वायरस का अभी ना जीनोम पता है, ना इसका ट्रांसमिशन का तरीका इतना ज़्यादा वाज़ेह है। इसको अभी हम रिसर्च पे ही देख रहे हैं, हम भी इसको स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि जब तक ऑब्वियसली बात है हमारे केस, मुल्क में कोई केस रिपोर्ट नहीं होता, वी कैन नॉट टेल यू कि हाँ इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, बिकॉज इसमें अभी भी स्टडी ऑनगोइंग है। अच्छा, अभी हो रही है। बिल्कुल। लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है, मैं चाहूँगी थोड़ी बहुत आप ऐसी एहतियाती तदाबीर ज़रूर बता दीजिए हमारे देखने वालों को कि जो घर बैठे इन इन्फेक्शन से बचा जा सके। हम ऐसी क्या एहतियाती तदाबीर अपनाएं अपने लिए और अपने घर वालों के लिए कि हम ये इन्फेक्शन से बच सकें? देखिए, इन्फेक्शन का ताल्लुक 3 चीज़ों से है, आपकी सफाई सुथराई से, आपके अच्छे खाने पीने से। अब सफाई सुथराई का क्या है, आप अपने घर में जितना अच्छा साफ़ सुथरा माहौल रखेंगे आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं। माहौल रखें। आपने पानी साफ़ पीना है, आपने ऑयल अच्छा यूज़ करना है, आपने अनकुक मीट ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, वो अच्छी तरह मेक श्योर करना है कि जो आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं उसमें आपका गोश्त सही से कुक हुआ हो। अच्छा डॉक्टर साहब, यहीं मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगी। एक और हमें सवाल आया है कि जो आजकल चाइना में एक और इन्फेक्शन फैल रहा है, वो क्या बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान में तो नहीं आ जाएगा? वो सिम्टम्स उसके वैसे ही हैं जो कोविड के थे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, चेस्ट इन्फेक्शन है, कफ है, जो स्प्यूटम रिलेटेड कफ है, मगर ये कितना ख़तरनाक है ये कहना इस वक्त बड़ा मुश्किल होगा। नमूनिया के केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं चाइना में इस बीमारी की वजह से। बट जो हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो वो यही है कि इतने भर के हॉस्पिटल्स, वही जो आप जैसे बता रहे थे, वो वहाँ पे भी वही हालात हैं। तो ऑब्वियसली लोग तो डरेंगे। चाइना में हर 2 महीने में एक नई बीमारी जन्म लेती है, क्योंकि उनका जो ईटिंग लाइफस्टाइल है वो बहुत डिफरेंट है हमसे, बहुत ज़्यादा वो है। हम तो हलाल और हराम में बड़ा फ़र्क रखते हैं, हम तो एक मुस्लिम कंट्री हैं, मगर वहाँ पे ये चीज़ें नहीं, तो वहाँ पे इस तरह की बीमारियाँ ज़्यादा जन्म लेती हैं। बट हाँ, ये कह सकते हैं कि चाइना ने काफ़ी हद तक इस पर कंट्रोल किया है, काफ़ी हद तक कंट्रोल मेजर्स इसमें कर लिए हैं। अभी तक पाकिस्तान में ऐसा कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, हमारे JPMC में कोई ऐसा, सिविल में ऐसा कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। हाँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है ना, और मुझे उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह कि ऐसा नहीं होगा। मतलब अगर मैं आपके तमाम बातें निकालूं
तो मैंने ये समझा कि हमें अपना लाइफस्टाइल जो है वो हेल्दी रखना चाहिए, Definitely. अपना खाने पीने का एहतियात जो है वो रखनी चाहिए, इम्यूनिटी के ऊपर बहुत काम करना चाहिए। अगर इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग है यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत, तो आप बहुत सारी बीमारियों से वैसे ही बच सकते हैं। सही है डॉक्टर साहब? Exactly. और अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है तो फिर खाने पीने में ऐसी क्या चीज़ें लें जो डायरेक्टली आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें? आप देखें, अल्लाह ताला ने जो जो चीज़ें आपको खाने के लिए बना कर दी हैं, अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको प्रोटीन रिच चिकन दिया हुआ है, आपको फ़िश दी हुई है, आजकल सीज़न है फ़िश का, सब्जियां दी हुई हैं, ये तमाम चीज़ें, आपको अलग से कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है मल्टीविटामिन। मतलब के सीजनल फ्रूट्स खाएं, अगर आप सीजनल वेजिटेबल्स लें। अगर आप डायबिटिक हैं तो ऑब्वियसली आप फ्रूट्स को थोड़ा वो करेंगे, आप सब्जियों का इस्तेमाल करें, अच्छे ऑयल का इस्तेमाल करें, ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करें। डेफिनेटली यू आर इन अ गुड प्लेस। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब तशरीफ लाने के लिए और इतनी अच्छी तरीके से समझाने के लिए ऑडियंस को। उम्मीद करते हैं कि आपने ये सेगमेंट देखा होगा, समझा होगा और इसके ऊपर अमल भी करेंगे। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी दोबारा। इजाज़त दीजिए मुझको। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।